नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान के विषय को समझ के कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है लोग अपनी मर्जी के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो लोगों को लगता है कि सही होगा और लोगों के हित में काम करेगा। पर क्या शासक अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकता है? जी नहीं। लोगों द्वारा चुने गए शासक को भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप स्वयं को ही लीजिए। जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। जब आप घर में होते हैं आप स्वतंत्र हैं, पर कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ नियम मानने पड़ते हैं। इसी तरह शासक भी अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकता। वैसे ही लोगों द्वारा चुना गया शासक भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। उसे भी कुछ संस्थाओं के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे ये संस्थाएं काम करती हैं, कैसे ये शासकों को फैसला लेने में सहायक होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। सबसे पहले जानते हैं शासकों की फैसला लेने में भूमिका निभाने वाली 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। आइए पहले इन 3 संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विधायिका। भारत संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्यों की विधायिका विधानसभा कहलाती है। इसका काम संसद में बिल पास करना है, कानून बनाना है। देश की विधायिका यानी संसद के 2 सदन हैं: उच्च सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा। न्यायपालिका। न्यायपालिका का मूल काम हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना और करवाना है तथा कानून का पालन ना करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त है। कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब हमें कुछ समझ में आ गया होगा ये संस्थाएं किस किस काम के लिए उपलब्ध हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे ये संस्थाएं मिलकर हमारे देश को चलाने में सहायता करती हैं, किस तरह से इनको उपयोग में लाकर सरकार जरूरी फैसले लेती है। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक आदेश जारी किया।
इस आदेश को कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इस आदेश को एक संख्या क्रम से जाना जाता है जो इस आदेश के ऊपर लिखी होती है। ये एक पन्ने का पत्र था और आम कागज जैसा था। इस आदेश का संख्या क्रमांक नंबर OM नंबर 36,012/31/90 था। इस आदेश पर कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक सचिव के दस्तखत थे। वैसे रोजाना सरकार बहुत से आदेश जारी करती है, लेकिन ये आदेश काफ़ी साल तक विवादपूर्ण रहा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया गया। इसी आदेश के जरिए हम जानेंगे कि सरकार ने ये निर्णय कैसे लिया और इस आदेश को इन संस्थाओं की मदद से इसे जारी किया। उससे पहले हम जानते हैं इस पत्र में क्या आदेश जारी हुआ था। पत्र में सरकारी आदेश। भारत में सरकारी नौकरियों में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई। इससे पहले सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति ही इस लाभ को ले पा रही थी। निर्णय लेने वाले। एक सरकारी घोषणा पत्र केवल एक इंसान का निर्णय नहीं होता, इसमें कई प्रमुख अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जिसके पास सरकार द्वारा दिए गए ज़्यादातर अधिकार होते हैं, जिसकी मदद से ये मंत्रियों का चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पद में स्थापित ज़्यादातर अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल के नेता होते हैं। सन 1989 में भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग निर्मित किया था, यानी कि उसकी स्थापना की थी। मंडल आयोग, मंडल कमीशन। आज़ादी के समय ज़्यादातर जायदाद ज़मींदारों के पास थी और ज़्यादातर ज़मींदार ऊंची जाति से थे। जिसके पास धन होता है वो आसानी से आगे बढ़ जाता है। ऐसा ही हो रहा था। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। मंडल आयोग क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। मंडल आयोग ने ही सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इस आयोग का जमकर विरोध भी हुआ। मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट फाइनल की।
मंडल आयोग का काम सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को मापना, परखना था। बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद की घटनाएं। नई सरकार ने संसद में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की बात रखी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंडल रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने अपने बयान से मंडल निर्णय को संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। इसके बाद कैबिनेट के फैसले को प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और मंत्री की स्वीकृति के बाद एक अधिकारी ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर 13 अगस्त 1990 को सरकार ने आदेश जारी किया। लोगों की विचारधारा। मंडल निर्णय को लेकर विभिन्न वर्गों की राय अलग अलग थी। उच्च जाति वर्ग के लोगों की विचारधारा। इन लोगों को लगता था कि उनसे नौकरियों के अवसर छीन जाएंगे। युवाओं में क्षमता होने के बावजूद भी वो सरकारी नौकरियों से वंचित रहेंगे। इससे लोगों में जातिवाद बढ़ेगा, देश की एकता और प्रगति पर गहरा असर पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के लोगों की विचारधारा। उस समय जातिवाद के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा लिया गया बहुत बड़ा कदम था। उनके अनुसार जातियों में असमानता थी, जिसकी वजह से आरक्षण मिलना जरूरी था। लोगों के अनुसार जो लोग जातिवाद के नाम से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या अपना सही स्थान नहीं ले पा रहे थे, ये उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का और समानता पाने का अच्छा मौका था। ये उस समय के विवाद थे जब मंडल आयोग पर फैसला सुनाया गया। लेकिन सरकार कैसे अपना फैसला लेती है, हम उन नीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें यही तो जानना है कि संस्थाएं काम कैसे करती हैं। विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। जब मंडल आयोग को रोकने के लिए विरोधी संस्थाओं ने अदालत में मुकदमे दायर किए, इन मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला नाम दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कुल 11 वरिष्ठ न्यायाधीश निर्णय के लिए आगे आए, दोनों पक्षों की बातें सुनी और मूल आदेश में कुछ बदलाव करके उसको लागू करने की सहमति दी। बदलाव क्या था? इसके अनुसार जो पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक तौर पर सही है, उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बदलाव के साथ नया आदेश जारी किया। आगे चित्र देखें, जिसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है कि आरक्षण के मामले में किसने क्या काम किया। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। किसी भी देश को चलाने के लिए हर चीज का ध्यान रखने के फैसलों पर सही निर्णय लेने के लिए सरकार देश में कुछ व्यवस्थाएं करती हैं। इन व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करेगा जब संस्थाएं अपना काम
एक साथ करेंगी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम, नीतिगत संबंधी फैसले प्रधानमंत्री और कैबिनेट संस्थाएं लेती हैं। मंत्रियों के फैसलों को लागू करने के लिए नौकरशाह निकाय जिम्मेदार होता है। सर्वोच्च न्यायालय संस्था में नागरिक और सरकार के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। संसद, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अध्यक्ष होता है। संसद में 2 सदन होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सदन माना जाता है। इसके सदस्य सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी 2 लोग एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं, पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना हो तो वे सदन के नेता का चुनाव कर सकते हैं। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य विभिन्न राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में से होते हैं। राज्यसभा में आने के लिए सदस्य की उम्र 30 वर्ष निश्चित की गई है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्य, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदन की जरूरत पड़ती है। अगर दोनों सदन में मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। मतलब दोनों सदन साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के सुझाव दे सकती है। उसको मानना या ना मानना लोकसभा का अधिकार है। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। मतलब अगर आधे से ज़्यादा लोकसभा सदस्य मंत्री परिषद के खिलाफ हो तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ सकता है। राजनीतिक कार्यपालिका, एक आदेश को जारी करने के लिए हर स्तर के नागरिकों को साथ में आकर काम करना पड़ता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अधिकारियों द्वारा हजारों फैसले लिए जाते हैं, जिनके सामूहिक रूप को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका, जो लोग रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं और लंबे समय के लिए चुने जाते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। संस्थाओं का कामकाज, राजनीतिक कार्यपालिका को राजनीतिक गैर कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार होता है।
नौकरशाह को मंत्री से ज़्यादा विषय में जानकारी रहती है, फिर भी हर फैसले मंत्री द्वारा लिए जाते हैं। बड़े फैसले लेने के लिए विशेषज्ञ द्वारा मंत्रियों के आगे कई विकल्प रखे जाते हैं, जिसके अनुसार मंत्री निर्णय ले सकते हैं। मंत्री लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए उसके हर फैसले पर लोगों की नज़र होती है। लोगों के लिए किए गए हर फैसले के लिए वही जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था प्रधानमंत्री है। जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर उस दल को बहुमत ना भी मिले तो राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री चुनता है जिसको ज़्यादा बहुमत मिलने की संभावना हो। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की मदद से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी मंत्रियों की सामूहिक सभा को मंत्रिपरिषद कहते हैं, जिसमें विभिन्न स्तर वाले 60 से 80 मंत्री होते हैं। मंत्रियों की 4 श्रेणियां। कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च कैबिनेट मंत्री होता है। यह एक विभाग का प्रमुख होता है। यह कैबिनेट की सभी मीटिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेता है। मीटिंग में होने वाले निर्णय में वह अपनी सलाह और उसके अन्य विकल्प को बताता है। सभी कैबिनेट मंत्रियों की स्वीकृति और प्रधानमंत्री की स्वीकृति के पश्चात वह निर्णय प्रभावी हो जाता है। विभाग प्रमुख होने के कारण वह संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। किसी भी विषय की जानकारी जो देश हित में हो उसका उल्लेख संसद में करता है। कैबिनेट मंत्री के उदाहरण रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि हैं। यह अपने अपने विभाग के कार्य प्रगति की रिपोर्ट कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राज्य मंत्री राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है और कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकता, परंतु सुविधाएं उसे मंत्री वाली ही मिलती हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है। यह अपने विभाग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। प्रधानमंत्री इसके लिए किसी विशेष मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं। जब कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है, उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। उपमंत्री किसी मंत्री के सहयोग के लिए उपमंत्री पद का निर्माण किया गया है। यह अपने वरिष्ठ मंत्री का कार्यभार देखता है तथा उनकी अनुपस्थिति में वह संपूर्ण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए सरकार को इन संस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। हर एक संस्था और उच्च अधिकारी के पास सीमित अधिकार होते हैं। समय आने पर जिनका उपयोग वो समूह अधिकारियों की सहायता से करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह समझ में आया होगा।